नमस्कार, जय श्री राम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। जिस शख्सियत को आप मेरे साथ इस समय मेरे बाजू में बैठा हुआ देख रहे हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तो ये कि हम काफ़ी वर्षों बाद मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक 8-9-10 years बैक प्रोबेबली दैट वाज द मीटिंग दैट वी हैड किसी इवेंट पे। बट इफ़ यू रिमेंबर, इस चैनल के ऊपर सबसे पहला पॉडकास्ट, सबसे पहला इंटरव्यू इनके साथ ही था, वरीजा बजाज। सबसे पहले तो थैंक यू फिर से एक बारी चैनल पे आने के लिए। यू आर माय फर्स्ट गेस्ट ऑन द चैनल। Yes. और मेरे जैसे कि मेरी ऑडियंस को पता है, थोड़ा रीसेट मोड में चल रहे हैं अभी हमारे चैनल के ऊपर। सो अगेन यू आर द फर्स्ट गेस्ट टेक्निकली देखा जाए तो, जहाँ पे वी आर चेंजिंग द थीम ऑफ द चैनल, ट्राइंग टू डू न्यू स्टफ। सबसे पहले तो आई सी सो मेनी थिंग्स। बाहर बहुत कुछ चल रहा है। पीपल, इवन आई न्यू पहले आपको एज अ फैशन डिजाइनर ओनली, बट अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। सीरियस बातें करेंगे, बट दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी अ लिटिल कैजुअल। सीरियस टॉपिक्स भी होंगे, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर अर्ली ईयर्स, फ्रॉम योर एजुकेशन बैकग्राउंड। फैशन डिजाइनिंग का पर से बैकग्राउंड नहीं है आपका, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ट्रू। तो एक बार शुरू आपको याद है हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट? शुरू से एक बार शुरू करते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ न्यू पीपल हैव जॉइन्ड ऑन द चैनल, दे वांट टू नो यू मोर। शुरू से शुरू करते हैं। एजुकेशन कहाँ से हुई और व्हाटएवर यू स्टडीड, उसके बाद इस डोमेन में आप कैसे आए? मेरी एजुकेशन आगरा से है एंड आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, क्योंकि मुझे खून देख के कुछ तकलीफ़ होती थी। एंड देन आई केम टू दिल्ली एंड परस्यूड माई ग्रेजुएशन हियर इन मिरांडा हाउस। मुझे ये ज़रूर पता था कि मुझे किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना है, बट किस क्रिएटिव फील्ड में उस टाइम करियर गाइडेंस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था। तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग के एग्ज़ाम्स दिए, निफ्ट के एग्ज़ाम्स दिए, एंट्रेंस टेस्ट दिए। I flunked all of them. I did not clear any of the fashion designing courses. But मेरा admission Xavier's Bombay में हो गया for advertising and communications, and that's where I went on to do advertising. Advertising में कुछ 1 साल मैंने काम करा, and I realized that I'm meant for something more. I was feeling very suffocated as a potential. क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पूरा प्रोडक्ट जर्नी का एक पार्ट रहूं, rather than just advertising and just marketing. प्रोडक्ट डेवलपमेंट का पार्ट हूँ और पूरा सप्लाई चेन का पार्ट, यू नो। सो दैट वाज माय थॉट प्रोसेस। लेकिन मेरा मैनेजमेंट या कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था, सो आई वाज हेजिटेंट। तो मैंने एडवर्टाइजिंग कुछ 1 साल काम करा एंड आई वेंट ऑन टू डू माई MBA फ्रॉम शेफील्ड, क्योंकि अंदर एक एजुकेशन का एक वैक्यूम या एक नॉलेज का वैक्यूम बहुत बड़ा था जो मुझे भरना था। एंड पर कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ माई माइंड आई डिड हैव माई इंक्लिनेशन फॉर फैशन एंड एस्थेटिक्स एंड ड्रेसिंग अप। तो मैंने कहा चलो, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकती, लेकिन मैं फ़ैशन डिज़ाइनर्स हायर कर सकती हूँ, सो आई कैन सेट अप अ ब्रांड। क्योंकि तब तक मेरे को समझ में आ गया था कि बिजनेस कैसे चलता है, यू नो, हैविंग डन माई MBA. And I came back and I set up this brand, and I used to pretend to be a saleswoman at the shop floor. Okay. क्योंकि मैनेजमेंट में ये सिखाते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग। इफ़ योर कस्टमर वांट्स रॉटन एप्पल्स, यू गिव देम रॉटन एप्पल्स। तो कस्टमर को क्या चाहिए आपको वो समझना ज़रूरी है। तो मैं शॉप फ्लोर पे जाती थी, येस मैम, कैन आई हेल्प यू। Nobody knew me as a designer. I would dress up like a saleswoman, and you know, I still remember हमारी पहली कलेक्शन हमने by that time I had designers, experienced designers working for me, and पहली कलेक्शन हमारी inspired थी by the Oscars that particular year, and it was white in color because रेड कार्पेट पे ऑस्कर्स में सबने वाइट गाउन्स पहने थे, एंड दैट वाज द फोरकास्ट। WGSN फोरकास्ट बोलते थे कि फोरकास्टिंग एजेंसी आप फॉलो करिए। सो आई वाज गोइंग बाय द रूल बुक, बट आई वाज आल्सो एट द शॉप फ्लोर वेयर I used to ask the consumer, and they used to love the outfit, and they would say, आप ये किसी और कलर में बना देंगे? So I was like, no ma'am, this is the color for the season, and this is the WGSN forecast, and this is predicted as the hot color for the season. बेटा हमारे यहाँ ना शादी के पहले 1 साल सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनते या बेटी को नहीं देते. So apt and so right that we were aping the West, and we are still aping the West to the T.
विच आई रियलाइज यहाँ तो फंडामेंटल्स ही गलत है। इंडिया की फैशन इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स टू द कोर बहुत गलत है और वी आर जस्ट टेपिंग द वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद कपड़ा हम मॉर्निंग में पहनते हैं, हम सेलिब्रेशंस में पहनते ही नहीं है। सो चाहे वो WGSN हो, चाहे वो ऑस्कर्स हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता बिकॉज वी आर अ वेरी पिक्यूलियर कंट्री एंड वी आर सो मेनी कंट्रीज टुगेदर। क्योंकि जो पंजाब में बिकते वो डाउन साउथ नहीं बिकता। येलो कलर डज वेरी वेल इन अप नॉर्थ बिकॉज द women आर वेरी फेयर स्किन टोन। आप डाउन साउथ जाएंगे येलो कलर नहीं बिकता। सो every state and every community is a different country altogether. So to say कि आप एक standard एक format की ये trend में है, ये तो यहाँ चल ही नहीं सकता। तो आज भी अगर मेरे को किसी जर्नलिस्ट या मीडिया हाउस का अगर कॉल आता है कि मैम व्हाट इज़ इन ट्रेंड दिस सीजन, इससे गलत क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। इंडिया में एक ट्रेंड नहीं हो सकता। सो आई वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड started learning designing myself and started creating my own algorithms और मैंने अपनी formulas बनाए क्योंकि मैं जब आपको ये कह रही हूँ कि अभी भी इंडिया का core of designing, how much pride I might take in India, core गलत है। क्योंकि आज भी हम कॉलेजेस में अगर हम देखें, फैशन कॉलेजेस में हम UK साइजेस पे काम करते हैं। सो जो डमी साइजेस होते हैं, जो मैनिक्विन्स होते हैं जिस पे आप कपड़े डाल के एक्सरसाइज करते हैं या पैटर्न्स बनाते हैं, वो UK साइजेस पे काम करते हैं। UK डमी साइज 8, 10, 12, 14। नाउ एन एवरेज इंडियन वुमन इज 5 feet 2 inches in height. Average UK woman is 5 feet 6 inches in height. एवरेज इंडियन वुमन का शोल्डर 14 इंच होता है, एवरेज UK वुमन का शोल्डर 16 इंच पे होता है। जब हम फंडामेंटल्स ही गलत सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं तो डे 1 पे जब हम ब्रांड लॉन्च करते हैं वी विल फॉल फ्लैट, क्योंकि वो इंडियन बॉडी को सूट ही नहीं करेगा, स्ट्रक्चर ही नहीं है उस तरीके से। तो ये तो मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ, बट देयर आर अदर नुआंसेस दैट यू नो दैट रियली नीड्स टू बी करेक्टेड। और मैंने ये क्वेश्चन करा, मैंने इंडस्ट्री से क्वेश्चन करा, मैंने fraternity से question करा. No one liked it. And no, I think the colleges loved it because they somewhere realized and resonated कि ये तो हम गलत ही पढ़ा रहे. And as you know, fate might have it, today I teach in about 40 colleges. Wow. I help them design their curriculum, including the college that rejected me. Which is NIFT. Which is NIFT, yes. I advise them in many ways. I advise the government in many ways, Ministry of Textiles, to draft various curriculums. Another aspect that I worked was, you know, it was a natural curiosity कि आप और हमारे लिए तो पूरी फैशन इंडस्ट्री कपड़े बना रही है, बट जो इंसान व्हीलचेयर पे पूरा दिन बैठा है उसके लिए कौन कपड़े बना रहा है? तो उसके लिए कपड़े हमारी कंट्री में डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं. जब कोई घर में बीमार पड़ता है या बेड रिडन होता है तो आप डॉक्टर से पूछते हैं या आप बताते हैं उसको तकलीफ़, वो बोलता है कि आप ऐसे कपड़े पहन लीजिए या हॉस्पिटल टाइप ऑफ रोब्स पहन लीजिए. बट डॉक्टर के करिकुलम में या MBBS में या MD में कपड़ों का तो टेक्सटाइल का कोई कोर्स ही नहीं होता. तो व्हाई इज़ द डॉक्टर डिसाइडिंग द क्लोथ्स फॉर पीपल हु आर इल? क्योंकि शायद हम फैशन डिज़ाइनर्स के करिकुलम में वो है ही नहीं. So then I started asking these questions. So thankfully, as we talk today, I have been able to introduce that as a curriculum in couple of colleges. कि कोई ऑटिस्टिक बच्चा है या डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस टाइप के टेक्सटाइल्स पहनने चाहिए, किस टाइप के कलर्स पहनने चाहिए जो उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अफेक्ट करे. Can you give an example यहाँ पे? So example is जो यूनिफॉर्म्स आप और हम पहनते हैं स्कूल्स में, इट हैज़ अ वेरी हाई लेवल ऑफ पॉलिएस्टर कंटेंट. क्योंकि हमारे पास 2 यूनिफॉर्म होती हैं जो हमें पूरा हफ्ता धो के चलानी होती है, उसी पे हल्दी गिर रही होती है, वही आप यू नो यू आर सॉइलिंग इट इन द फील्ड्स व्हेन यू आर प्लेइंग, और आप रोज़ नई यूनिफॉर्म नहीं खरीदते हैं, आपको पूरा साल चलानी होती है. So polyester withstands all these you know atrocities that you give to the garment. The torture of the torture of you know child wearing it in the field and धूप और गर्मी में.
कॉटन नहीं झेल पाता. लेकिन द फ्लिप साइड ऑफ पॉलिएस्टर इज दैट इट डजंट लेट योर स्किन ब्रीथ. तो जब आप स्वेट करते हैं एब्जॉर्प्शन नहीं होता. सो दिस इज़ वेरी बेसिक नॉलेज. अब एक बच्चा हाइपर एक्टिव है और वो एक स्पेशल स्कूल जाता है. लेट्स से ADHD है. इट्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, दैट्स द शॉर्ट फॉर्म. हाइपर एक्टिव बच्चा ऑलरेडी बहुत स्वेट करता है और वो वही यूनिफॉर्म पहन रहा है जो आप और हम पहन रहे हैं. तो वो ऑफन एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसका सोर्स ऑफ इरिटेशन, बट उसका सोर्स ऑफ इरिटेशन उसकी यूनिफॉर्म होती है. तो वो और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है. एंड वी एज अ कम्युनिटी, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज काउंसलर्स, एज डॉक्टर्स, हम क्या बोलते हैं कि इसका मेंटल कंडीशन और अनस्टेबल हो गया. तो इसको हम कुछ नर्व कामिंग मेडिसिन देते हैं. तो पहले तो आपने ही उसको टॉर्चर करा गलत यूनिफॉर्म पहना के या गलत कपड़े पहना के, और फिर आप उसको दवाइयाँ देते हैं उसकी नर्व्स काम करने के लिए. तो ये एक एग्जाम्पल है. सो आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑल दिस दैट व्हाई इज, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी 99% of the special schools across the country have uniforms which has a very high level of polyester. So why are they not accepting this feedback per se? कुछ मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंची और शायद आपके ज़रिए तक मैं पहुंचाना चाहूँगी. और कुछ in certain schools or counselors they feel they know it all, क्योंकि वो सदियों से एक रीत जो चली आ रही है और जो फॉर्मेट चला आ रहा है वो उसी को ही फॉलो करना चाहते हैं. एंड चेंज इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीबडी टू फॉलो, and you have to, there is a cost involved in the change. And another example is 90% of the special schools for some strange reason have red uniforms. लाल रंग की यूनिफॉर्म्स होते हैं, मुझे नहीं पता क्यों होती हैं. और सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड. आई मीन डोंट कोट मी फॉर दिस, बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादातर स्पेशल स्कूल्स, उनको शायद लगता है कि रेड इज़ अ वेरी हैप्पी कलर, इट्स अ वेरी वाइब्रेंट कलर, नॉट रियलाइजिंग कि लाल रंग जो है वो आपको ना एक्साइट करता है. इट एंटाइसेस यू, यू वेयर इट ऑन वेडिंग्स, इट इज़ देयर इन प्ले एरियाज, इट इज़ इन जिम्स, इट इज़ नेवर इन योर बेडरूम. क्योंकि आप बेडरूम में सोने जाते हैं, यू आर सपोज टू काम योर नर्व्स, यू आर नॉट सपोज टू एक्साइट. किसी के बेडरूम लाल रंग का नहीं होता. ये बहुत कॉमन सेंस की बात है. तो जो बच्चा ऑलरेडी हाइपर एक्टिव है और आप उसको लाल रंग की यूनिफॉर्म पहनाएंगे तो उसका क्या हाल होएगा? It plays on the psyche? It plays on the psyche, and that child becomes even more hyperactive. But we have red uniforms. So the same child is absolutely fine at home, but the moment that child comes to the school becomes even more hyperactive. So this is my research which I have done, and I've shared it with the ministry. And the ministry has introduced this in a couple of fashion colleges as a research module. क्योंकि teachers को भी ये subject अभी नहीं मालूम है. Okay. So at least it is, I've scratched the surface and it has come in the research phase. And जब वो research document होगी and there'll be enough research, then I think there will be formats and dictats and policies from the government कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए. So क्या इसका widespread impact भी होगा in terms of, let's say कि if a school has to adopt what you are saying, कि आप उनको वो changes करने हैं, adaptation करनी है in terms of चाहे fabric हो, चाहे coloring हो, काफी कुछ बदलना होगा फिर. और सबसे पहले तो admit करना पड़ेगा कि हम इतने सालों से गलत थे. पर उसके अलावा इंडस्ट्री में भी काफी चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज छोटे लेवल पे भी इम्पैक्ट आएगा. पीपल हु डाई द फैब्रिक्स, पीपल हु क्रिएट द फैब्रिक, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो लॉजिस्टिक्स वगैरह संभालते हैं. डू यू थिंक इट, बिकॉज देयर माइट बी अ लिटिल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड यहाँ पे इन चेंजिंग द होल प्रोसेस? क्या वो थोड़ा स्पेशल स्कूल्स वैसे भी बहुत कम है संदीप, सो इतना कोई लार्ज स्केल इम्पैक्ट नहीं है. बट ऑल आई एम सेइंग इज कि फैशन को ब्लाइंडली ना फॉलो करें, be it special schools, be it not, at least know what you're doing is right or wrong. क्योंकि आप ज़्यादा convinced होंगे जब आप कोई outfit पहनते हैं, अगर आपको पता हो कि इसकी styling सही है, इसका logic सही है, इसका science, try to understand the science of fashion, you will do greater justice to what you're wearing. तो जब
आपके पास जब इनिशियल स्टेजेस पे जब आपने ब्राइडल कलेक्शन जब आप ज़्यादा बनाते थे, वी विल गेट इनटू द डिटेल्स क्योंकि अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने कोशिश करी थी याद रखने की, पर इतने ज़्यादा लेबल्स देख लिए मैंने यहाँ पे कि मुझे याद नहीं है, तो मैं इनसे ही पूछूंगा कितने लेबल्स अभी रन कर रहे हैं। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम जब ऑफलाइन बात कर रहे थे तो आपने कही थी इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल कम एंड दे वांट टू कम्युनिकेट टू द डिज़ाइनर डायरेक्टली कि अगर एक लहंगा भी खरीदना है, चाहे वो 20,000 का हो चाहे 2 लाख रुपए का हो, मेड टू ऑर्डर बन गया है, प्रोबेबली सब कुछ फिट एंड फाइन है, बट मैं थोड़ा मेंटल एस्पेक्ट यहाँ पे जानना चाहता हूँ कस्टमर का, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट ई कॉमर्स एंड स्कैम्स जो उसके हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। लोगों का जो ये फैसिनेशन है कि डिज़ाइनर से बात होगी तभी सब कुछ ठीक होगा, इंडिया एंड आई एम टॉकिंग थोड़ा मेंटल स्पेस ऑफ हाउ इंडियंस वर्क, ये एक राइचियसनेस है, ईगो है, एरोगेंस है, या जैसे हम एक वर्ड भी आज मैंने यूज़ किया था ऑफलाइन कि हम अपने आप को चाचा चौधरी समझते हैं सबसे ऊपर, ये क्या फैसिनेशन है कि जब तक डिज़ाइनर सामने खड़ा नहीं होगा मैं जाके ट्राई नहीं करूँगी या ट्राई नहीं करूँगा? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आई थिंक इट्स द ओवरऑल सिस्टम, संदीप, बिकॉज यहाँ पे जो ब्रांड्स भी हैं मार्केट में वो बहुत वेल रिसर्च नहीं है, हम सबको पता है। वी आर एपिंग फ्रॉम द वेस्ट, वी आर इन अ रैट रेस वेयर वी आर डूइंग व्हाट एवरीबडी एल्स इज डूइंग। तो जो कंज्यूमर पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना चाहता है, यू नो, दे आर नॉट बाइंग 500 रुपये का टी शर्ट, लेट्स से दे आर बाइंग 20,000 50,000, आज की डेट में तो 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए का अगर कोई लहंगा खरीद रहा है, it is not about spending the money, पैसा तो है, it is about being convinced that you are spending it right and taking an educated call. तो वो एक it's a play of psychology that they want to be sure and which your brand tag cannot tell, which only a human being, a softer skill, या तो आपके फ्रंट एंड पे सेल्स स्टाफ इतना इक्विप्ड हो जो कंज्यूमर को कन्विंस करे, नहीं तो पीपल रियली वांट कि मेरे को डिज़ाइनर कन्विंस करे, आई एम रेडी टू स्पेंड 20 लाख रुपीज़ ऑन अ लहंगा, बट व्हाट इज़ वर्थ इन दिस फॉर 20 lakhs, एंड शायद वो 20 लाख का लगता भी नहीं होगा, बट इट इज़ द इक्वेशन बिटवीन द डिज़ाइनर एंड द कंज्यूमर दैट हेल्प्स दैट और फेलिसिटेट्स दैट परचेज। काफ़ी साल पहले मेरे ऑफिस में एक बार एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था जहाँ पे, एंड यहाँ पे आई एम नॉट ट्राइंग टू टेक एनी नेम्स, बट किसी ने ऐसे बोला था कि यार वो डिज़ाइनर के कपड़े तो चांदनी चौक में भी मिलते हैं, एंड वी कैन ऑल नो बॉलीवुड में ज़्यादा फेमस कौन है, बट वी विल नॉट गो देयर, कंट्रोवर्शियल नहीं है ये पॉडकास्ट, इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी एजुकेटिव पॉडकास्ट। ब्राइडल से शुरुआत हुई, दैट्स हाउ इवन आई न्यू यू कि दिस इज़ व्हाट यू डू। मैंने इनकी बर्थडे पार्टी में भी बहुत डांस किया है, वैसे बता दो आपको, और पैसे नहीं मिले थे मुझे, बट आई हैव दोस फोटोज विद मी, मेरे पास फोटोज हैं वो, नहीं मैं डांस करने के पैसे देती भी नहीं हूँ। मेरे कुछ बड़े विचित्र से फोटोज हैं जो अगर मेरे पास अवेलेबल हैं फ़ोन में, ढूंढ पाया अगर चीज़ तो मैं दिखा भी दूंगा, बट आई वांट टू कम ऑन टू द लेबल्स दैट यू हैव राइट नाउ, क्योंकि ब्राइडल से मूव ऑन करके यू स्टिल आर इनटू डिज़ाइनिंग एंड योर रिटेल वर्क, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी काम है जिसके बारे में बात करेंगे, बट फर्स्ट आई वांट टू नो कि अभी करेंटली व्हाट ऑल आर द लेबल्स दैट यू आर रनिंग और वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? So we have 3 apparel brands. One is the original bridal wear which we started in 2004, but we have restricted that to only custom clothing, you know, custom designing, and we do not retail offline otherwise. The other 2 brands that we have, one is Office and You, which we started in 2019, a very unique brand which is workwear for Indian women. और मैं एम्फसाइज करती हूँ इंडियन वेमेन पे, बिकॉज हमारी पूरी स्टडी उस ब्रांड की इंडियन वेमेन, इंडियन कल्चर, इंडियन थॉट प्रोसेस, इंडियन बॉडीज़, इंडियन साइकी पे एम्फसाइज है। वी हैव नॉट एप्ड इट फ्रॉम द वेस्ट। सो उसमें हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज है। वन इज़ कॉर्पोरेट, विच इज़ टिपिकली जो आप बोर्ड रूम मीटिंग्स में पहनेंगे। द सेकेंड इज़ फीट ऑन स्ट्रीट। दिस इज़ फॉर women who are वर्किंग लेट्स से इन चांदनी चौक। आप स्कर्ट ब्लेजर पहन के नहीं जाएंगे तो आप कैसे कपड़े पहनेंगे, या आप मेट्रोज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप एक लेबर इंटेंसिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ आप स्कर्ट ब्लेजर नहीं पहनेंगे। सो इंडिया बीइंग अ वेरी पिक्यूलियर कंट्री हैज़ इट्स वेरी पिक्यूलियर रिक्वायरमेंट्स।
या आप टियर 2, टियर 3, टियर 4 में काम कर रहे हैं तो आप कैसे कपड़े पहनेंगे. सो इट्स अ फ्यूजन वर्जन ऑफ what workwear can be for Indian women. Okay. Third is socials, which is conferences, events, client dinners, client, the bigger occasions, जहाँ आपको थोड़ा party dress up होना होता है, but you're still at work. Okay. You're still within the code of, you can't wear your little black dress. You're still at work, you're still with the client, the code of conduct has to be the same. So that is social. So that's the third category. The fourth category that we have in Office Indio is workwear saris. Now this is very different from the handloom saris जो हम सोचते हैं कि workwear saris. So banking sector हो गया, lawyers हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ये लोग साड़ीज़ पहनना आज भी पसंद करते हैं एट वर्क. लेकिन सुबह से शाम तक वो ऐसी क्या साड़ी पहने कि वो प्रिम एंड प्रॉपर लगे. सो दैट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन टेक्सटाइल्स that we've done, which we've brought into sarees, and sarees that you can probably wear at UN conference. या आप US जा रहे हैं and आप जो बाइडन के सामने खड़े हैं, you're not feeling awkward. You're not wearing a Indian ethnic sari and making you feel pop out with your Indianness. You will still belong to the professional world, but at the same time take pride of being Indian. So those are the kind of saris that we have in Office Indio. And also, having said that, why is there even a need of this brand? Because working woman in an office environment is a very recent phenomenon. Mostly लोगों की अगर मैं बात करती हूँ, their mothers are housewives, but their sisters and wives are working. Because that generation did not step out to office. Maybe they were working from homes. They did not step out to office to work. So or they were oppressed, as they say. शायद नीड भी नहीं थी, या ऑप्रेस्ड बोल दीजिए, या रिक्वायरमेंट नहीं थी, या कल्चर नहीं था. लेकिन आज अगर कोई लड़की काम नहीं कर रही होती या घर के बाहर काम पे नहीं जाती, पीपल डू रेज देयर आईब्रोज. क्यों? व्हाई इज शी नॉट डूइंग एनीथिंग? So education has come to your doorsteps. Every girl is educated. She has her aspirations. So hence there is a need for dressing her appropriately, which defines her the best. Therefore the need for Office Indio. मैंने कोशिश करी थी सरकाज़म मारने की, पर उसको धराशायी कर दिया गया. No, women, at least women like me, we make sure we are not oppressed. So I think it's also about your will to be oppressed. Yeah. So as long as you don't want to be oppressed, nobody can oppress you. Correct. And the other brand that we have, Leela, which is party wear for both men and women. When I say party wear, it is restricted to a slightly more global bohemian feel with a touch of Indianness. It's very Goa, it's very fun. The underlying philosophy is celebrate life for no reason. आज की ज़िंदगी है, आप आज अच्छे से जिएं, कल हो ना हो. हाँ. And all these brands are sold offline? Office Indio and Leela, they are completely sold online. Okay. So we have our own website and all the e-commerce marketplaces you'll find them. We are expanding Office Indio now to Singapore online market. Okay. And also Singapore offline market. Leela is available in a couple of countries now, but completely online. Okay. Yeah. ये सारे के सारे जितने भी ऑनलाइन लिंक्स हैं और सोशल मीडिया के, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं मैंने. यू कैन, अगर शॉपिंग वॉपिंग करनी है, प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट. और जब शॉपिंग कर रहे हो, एक मैसेज डाल देना कि मेरे रेफरेंस आया, मुझे कमीशन मिल जाएगा. बट बिफोर आई कम ऑन टू द ई कॉमर्स साइड, विच आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मोर, बिकॉज मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों को सीखने को मिलेगा उसके बारे में. उसके पहले मैं ब्रांडिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, बिकॉज यू कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, एडवर्टाइजिंग के बैकग्राउंड से, और आपने खड़े किए हैं ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी. व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च और हाउ डज वन क्रिएट अ ब्रांड? बिकॉज आइडिया लोगों के पास आते हैं, किसी के पास शायद पैसा भी होगा कि वो पैसा लगा के चीज़ को खड़ा कर भी लेगा, बट टू इवेंचुअली एग्जीक्यूट एंड टू मेक अ मार्क, it's a different ball game altogether. True. How do you create a brand and the basic nitty-gritties of sustaining it? So
I think if you were to venture out starting, if you're let's say in your 20s, and if you were to venture out starting your own business, the first question you need to ask yourself, are you in the business of making a product or are you in the business of making a brand? Okay. If you're in the business of making a product, then there will always be a price war, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट शायद कोई और भी बना रहा है, शायद 5 रुपए सस्ता बना रहा है, तो और उसमें आपको स्केल पे काम करना पड़ता है. देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन वॉल्यूम्स टू हैव अ कॉस्ट एडवांटेज. इफ़ यू आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग अ ब्रांड, यू मे नॉट वर्क एट अ स्केल, बट पेशेंस बहुत चाहिए. एंड जो आपके एथिक्स हैं या जो ब्रांड फिलॉसफी है, फिर चाहे धूप आए, बारिश आए, आंधी आए, वो फिलॉसफी नहीं हिल सकती. सो वो ज़िद बहुत ज़रूरी है एक ब्रांड क्रिएट करने में. एंड ब्रांड्स डोंट गेट क्रिएटेड इन अ ईयर और 2 ईयर. सो शायद आप जो ब्रांड बनाएंगे, शायद उसके बेनिफिट्स आपके बच्चे रीप करेंगे. दे आर क्रिएटेड ओवर डेकेड्स. You have to be lucky if they are made in 5 years or 6 years. But big brands, national brands, they do take time. And so you need to have that level of patience that I will create, or maybe your father or your mother or your family lineage had a brand which you want to carry forward. So that is done. I mean, today if we talk about the Tatas or the Birlas, they are multi-level generations that have created what they are today. They are not created overnight. So brand ethos becomes very important. Differentiation is also the key. You have to definitely pump in a lot of money in marketing, which may not yield direct results. इसका मैं बहुत simple और exciting example आपको बताती हूँ. 2004 we started apparels. 2015 we expanded into होम फर्निशिंग. बहुत ही नॉर्मल एक्सपेंशन था, क्योंकि हम कपड़े बनाते थे तो हमने बोला हम कुशन्स बनाते हैं, 4 सिलाई तो मारना है, व्हाट्स सच अ बिग डील, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कपड़ों के साथ ही काम करना है. सो दिस इज़ 11 years later. So 2004, 2015, and we expanded ourselves to furnishings, and then somebody came to us कि अच्छा आप बेडिंग बना सकते हैं. हमने कहा बनाया नहीं है, बट there's no rocket science, हम बना लेते हैं. Then they said कि अच्छा आप curtains कर लेंगे because it's part of the home decor. I said बनाया नहीं है, but हम अपने घर में भी बनाते हैं. Okay fine, then we'll design it something uniquely. तो हमने कुछ अलग तरीके से कर्टन और कर्टन टाइज और उसको हैंड क्राफ्ट करके बनाया. इट टर्न आउट टू बी वेरी नाइस. दे सेड अच्छा तो फिर आप फ्लोरिंग भी बदल दो, फिर आप बेडिंग भी बदल दो. So slowly we expanded into home decor and interior spaces. Then when all of that fell well in place, then the client, this was our very first client in interiors, and then they insisted कि घर बहुत 50 साल पुराना हो गया, आप घर का रेनोवेशन कर दो, और जब आप रेनोवेशन कर रहे होगे तो आप एलिवेशन भी बदल देना घर की. And I am from the fashion background, and I was like, ये elevation होता क्या है? मैं भी वही पूछने वाला था. Elevation. So elevation is the front facade of the building, which is the exterior. Okay. कि अब आप पुराना ही घर है, बाहर से look change, हाँ बाहर से लुक बदल दो. अब आप पहले वो हट टाइप के उनके वो बने हुए थे, तो आप कुछ मॉडर्न कर दो. एंड I was like अभी तक तो ठीक था, it was just decor. ये तो मतलब this is not like stitching clothes कि सिला और उधेड़ लिया. So you have to be technically sound. And then I did tell, I think you're reaching out to the wrong person. I am not a civil engineer. I'm not an architect. I am a fashion designer who's doing this purely out of passion. We set up a new vertical which is into furnishings. कहते civil engineer आप ले आओ, architect आप ले आओ, पर कराएंगे तो हम आप ही से ही कराएंगे. Supervision आपका ही रहेगा. I said I will connect you directly because मेरी technical knowledge भी नहीं है. कहते नहीं, but we trust you, we have faith in you. So whether they had googled about me, and these are people that I don't know, they are not my relatives, they are not my friends, they are complete strangers. That is the brand. So a brand which I had built in 11 years, I'm talking 2015, अभी तो 9 साल और हो गए,
वो जो 11 साल में हमने अपना फैशन का ब्रांड बनाया और एक ब्रांड एथिक्स और एक रिलायबिलिटी बनाई, उनको ये समझ में आ गया कि अगर हम इनसे इंटीरियर्स कराएंगे हमें चीट तो नहीं करेंगे. Like we have dealt with so many interior designers who all cheated us, so we don't want to deal with them directly. So even if you don't know, we know you will make sure that we are not cheated. That is a brand. So यहाँ पे basically Varija Bajaj is the brand. I think Varija, not an individual. I think I'll not take credit of the entire team. एक जो ये हमने नाम काफी लोगों को पता भी नहीं है that Varija is my name. So उनको लगता है कि ब्रांड का नाम Varija, yeah, because it's not a very normal regular name, so they just know that it's a brand name, which is also the beauty of the brand, that it's not so driven by an individual per se. मुझे यहाँ पे अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वारिजा है, वरीजा नहीं है. So वारिजा बजाज. Yes. तो उसके बाद क्या हुआ फिर जब इवेंचुअली जब engineers आए और so we delivered the house. Like we delivered the house. This is in South Delhi, and it came out beautifully. And we thought this is one of project that we've done where the client is smitten by the brand or maybe my personality. And we thought it's done and dusted, chapter over. But that was just the beginning. Yeah, and we just did a nice photo shoot and random pictures. We'd put it on digital platform. Then we had another query. Then we had another query, and one after the other, we started actually getting civil and hardcore constructional projects. Wherein जो हमारा ओरिजिनल प्लान फर्निशिंग का था वो तो बैक सीट हो गया, वो किक ऑफ ही नहीं हुआ, बिकॉज वी स्टार्टेड डूइंग फुल ब्लोन कंस्ट्रक्शनल प्रोजेक्ट्स आफ्टर दैट. So Varija Home is a separate vertical which does retail spaces, restaurants, offices and homes now. तो ये जो transition था, was it difficult or was it? It was very exciting. It was very exciting. I won't say it was easy, but you know, for somebody like me who does not know something, you know, knowledge is the king. I get really paranoid. So I do very extensive research and study, जो कि मैंने fashion में भी किया. तो अगर मेरे को किसी लकड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं उसको पूरा स्टडी करूँगी, फिर मैं 15 वेंडर्स से पूछूँगी, फिर मैं 15 कारपेंटर्स से पूछूँगी, और फिर बाय द टाइम आई रीच और अराइव अ डिसीजन आई विल हैव बेटर नॉलेज देन ऑल द कारपेंटर्स एंड ऑल द वेंडर्स बिकॉज आई हैव डन सो मच रिसर्च ऑन दैट सब्जेक्ट. सो it was also a Disneyland for a designer, you know, a creative designer, because till then I was only playing with fabric and textiles. When I entered the space, I was playing with wood, I was playing with metal, I was playing with glass, I was playing with POP, I was playing with cement, and I was literally playing. So I really get dirty when I, you know, get into the sites. I would actually start creating textures on my own. I would start painting on my own. Till the time I don't feel it myself with my hands, I don't get that satiation. तो मज़ा भी बहुत आया, and I think that's what clients were also loving it, because I don't think very many designers like to get dirty. You know, उनके बहुत set formats होते हैं, and you know, Pinteresty pictures होते हैं. I think one of the best compliments we've ever got is that you're not very Pinteresty. क्योंकि हमारे जो मूड बोर्ड्स होते हैं वो पिंटरेस्ट से नहीं उठाए हुए, हम खुद ही कुछ अपना क्रिएट करते हैं, और वो भी वी ट्राई दैट व्हाट वी हैव डन इन वन प्रोजेक्ट वो हम दूसरे प्रोजेक्ट में रेप्लिकेट ना करें, बिकॉज दिस जस्ट बिकेम अ पैशन प्रोजेक्ट. क्योंकि हमने प्लान नहीं करा था, दिस वाज नॉट अ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर वाज फैशन. So this just fell in our lap. So we thought let's just do what we like to do. So अगर हमने एक प्रोजेक्ट में एक तरीके का शैंडलेर या एक तरीके की कुर्सी लगाई है, अगर मेरे को किसी ने बोला कि आप हमारे दूसरे प्रोजेक्ट हैंडल तक, नॉब्स तक, कि ये I really like that in your picture, can you do this? We will not repeat it. We will say we've got your inspiration, we've understood what you want, but we can't use this because we've already used it. But repetition नहीं होगा. Repetition, but interior designers या people from the industry, it's much easier to repeat. Template को पकड़ के थोड़ा. हाँ, because उनका काम कम हो जाता है, and you just tell your staff that okay, this is what we did, ये वाला वहीं पे repeat करना है.
तो डिज़ाइनर की इन्वॉल्वमेंट कम होती है एंड ऑफ कोर्स योर प्रॉफिट्स आर हायर देयर. यहाँ हमारे प्रॉफिट्स कम होते हैं बट वी इंजॉय बिकॉज ईच प्रोजेक्ट इज अ लर्निंग एंड ईच प्रोजेक्ट वी ग्रो by leaps and bounds because every project is better than the previous one because we've obviously done mistakes as humans in each project, लेकिन वो next project में हम carry forward नहीं होता. So आपकी learnings बहुत ज़्यादा होते हैं. Talking about जो ethos है basically जो brand को differentiate करते हैं. Small little things that contribute to it. लोगों के काम करने के तरीके के बारे में आगे बात करेंगे बट यहाँ पे मैं e-commerce के बारे में बात करना चाहता हूँ बिकॉज आपको मैंने ऑफलाइन बताया था. इवन आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग बट मेरे बस का था नहीं. नाउ लोगों का वरीजा आज आई सी अ प्रॉब्लम इन पीपल वेर इन एक सर्टन स्टाइल ऑफ वर्क वट एवर दे हैव बीन डूइंग, चाहे बाय चॉइस, बाय स्किल सेट और बाय नेसेसिटी, वट एवर द रीजनिंग कुड बी. सम पीपल अगर ज़रूरत पड़े तो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते. या तो चाहे कोई मजबूरी उनको फोर्स कर रही हो या फिर नेसेसिटी हो कि हाँ भाई अब टाइम चेंज हो रहा है फॉर वट एवर रीजन दे जस्ट डोंट वांट टू चेंज. बट यू डिड. द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर यहाँ पे इज कोविड जब आया उस टाइम पे काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हुई. मेरी भी हुई, जिसका एग्जाम्पल जैसे मैं बोला आगे बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू बिहेव इन टर्म्स ऑफ हाउ दे वांट टू वर्क, दे डोंट वांट टू वर्क, कितने लेजी हो गए हैं. हम इंडिया की बात करेंगे कंप्लीट तरीके से. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यू शिफ्टिंग फ्रॉम जो आपने स्टोरी बताई कि मैं स्टोर पे खड़े होकर कस्टमर से डायरेक्टली बात करती थी, वहाँ से कम्प्लीटली ऑनलाइन जाना विच इज़ लाइक अ मशीन नाउ, अ मशीन लर्निंग प्रोसेस. उस ट्रांजिशन के बारे में बताइए एंड टेल अस अबाउट हाउ ई-कॉमर्स वर्क्स बिकॉज मेरे ख्याल में ई-कॉमर्स इज अ स्कैम जो कई लोगों को काफ़ी बेवकूफ़ बनाता है. अपन देखते ही हैं कुछ ना कुछ, किसी ने आईफोन ऑर्डर किया, सिलबट्टी आ गई घर के अंदर, लो धनिया की चटनी बना लो. बट ऑन अ सीरियस नोट, हाउ वाज द ट्रांजिशन लाइक एंड व्हाट how much did you have to struggle, if at all you did, usko establish karne mein? So when I was in my 20s, I always thought that work is a slice of my life. It is not the entire pizza, and जब मैं शायद 20-25 साल की थी मैंने सोचा हुआ था मैं सिर्फ 40 साल की उम्र तक काम करूँगी एंड फिर मैं maybe I'll pursue a PhD, I'll go abroad or do something what I really want to do, I'll enjoy life. बट जब मैं 40 साल की हुई तो कोविड हो गया. सो माई प्लान्स वेंट फॉर अ टॉस एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बाय द टाइम आई वाज 40 आई थिंक आई बिकेम वेरी एरोगेंट about my education, about what I had learned, about what I had achieved, and I was satisfied in my space. COVID brought down all that arrogance because we were only retailing offline. We didn't know much about technology क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी. We had to learn technology because there was no choice because consumer was more on the online platform now. Consumer choices changed, with the digitization, with the Facebook and the Instagram and the Snapchats coming in, with the TikTok now banned. But what mattered was what they were wearing for the digital world and not the real world. We had always designed for the real world. Real Zardozi, real fabric, real georgettes, thread work, fine work, जो आपके सामने बैठने में बहुत and you understand the handcraft. लेकिन वो handcraft got replaced with prints and with machine embroideries. So much so that people were only wearing garments which were looking nice in the picture because because it didn't matter what you were wearing in front of 5 people. What mattered were 5,000 followers that you had. कैसा दिख रहा है वो judgment ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि कुछ garments हैं जो रियलिटी में बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन पिक्चर्स नहीं आती हैं उनकी बिकॉज उसका इतना इंट्रिकेट काम होता है. सो सडनली दैट स्टार्टेड चेंजिंग एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ डिजिटाइजेशन. And no, I wasn't prepared for this because this is not what I had learned. This is not what we were doing for last 15 years and this is not how I thought I would retire.
and boom, a fresh beginning started. That how do you combat with the digital world and the digital requirements? I had this girl I met, she was a fashion student the other day, and she said, I just curiously asked her that, where do you buy your clothing from? She said, from Meesho. And so I'm not naming shaming here, but I said, but Meesho पे इतने अच्छे brands और quality तो नहीं होता है, तो why Meesho? So she said, ma'am, but I get cheap stuff. I said, yeah, but in one wash it'll go, what's the point? So she's a fashion influencer. She said, I buy one outfit or one top or one crop top which is worth 200 rupees. I have to go to college every day. I have to create content every day. In 6,000 rupees, I get a new wardrobe every day for the entire month. 200 रुपए का आपका टॉप रोज नया 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 30 दिन के लिए आपके पास 6,000 रुपए में आपने 20 पीसेस खरीद लिए, आपने 30 आउटफिट्स खरीद लिए. एंड शी सेड, हु वांट्स टू रिपीट देम, हु वांट्स टू वॉश देम एंड रिपीट देम. लाइक जो हमने बचपन से सीखा या ब्रांड में सिखाया या ठोक ठोक के अपने डीएनए में डाला कि योर आउटफिट हैज टू लास्ट. 3-4 साल तो चलाना है, कुछ खरीदा है तो. And we will not make a garment which will not last as a. But we are dealing with a generation. We are dealing with a cultural change, a social change where people are not repeating the outfits. क्योंकि एक बार पिक्चर खिंच गई तो आपको रिपीट ही नहीं करने वो कपड़े. तो आपको क्यों चाहिए 5,000 रुपए का एक अच्छा फिनिश टॉप? सो ये एक अलग जनरेशन और एक अलग रिक्वायरमेंट अब आई है. आई डोंट थिंक ब्रांड्स आर इवन रेडी फॉर दिस. आई डोंट थिंक ब्रांड्स जो सालों साल और डेकेड से जो ब्रांड्स बने हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट दैट दिस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट. वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू एक्सेप्ट और इवन मोल्ड आवरसेल्व्स बिकॉज हमारा डीएनए बहुत स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. But when we go on a Amazon, when we go on a Myntra, when we go on a digital platform, we are dealing with brands which have a different DNA, which are dealing with actually that management statement that I started my business with. If your customer wants rotten apples, you give them rotten apples. They do not want fine apples, but we are making fine apples. So वो जगदोजहद एज अ ब्रांड अभी भी है कि इफ माई कस्टमर वांट्स रॉटन एप्पल्स, शुड आई स्टार्ट डिजाइनिंग रॉटन एप्पल्स? नो, I'd rather shut down. पर ई कॉमर्स पे ही स्टिक करते 2 मिनट के लिए, और हम जो ऑफलाइन बात भी कर रहे थे अबाउट द लॉजिस्टिक्स एंड brands like you getting cheated by the customers at times maybe, or maybe by the delivery people or logistic people. भाई लोग सामान चेंज करके भेज देते हैं. तो कैन यू शेयर सम स्टोरीज विद अस, बिकॉज आई थिंक लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ई कॉमर्स के साथ, सब लेमेंस ऑब्जर्वेशन, ट्रस्ट फैक्टर. अब जैसे हम अपन बात करते हैं कि मिंत्रा का एक ट्रस्ट फैक्टर अलग है, टाटा क्लिक का अलग है, हर वेबसाइट का अलग है. कोई कहता है कि गैजेट खरीदना है तो इस वेबसाइट से खरीदो, कपड़े खरीदने तो इस वेबसाइट से खरीदो. डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट थ्योरीज. बट ये जो स्कैम्स चल रहे होते हैं पीछे, जहाँ पे आप जैसे लोगों को लॉसेस झेलने पड़ते हैं, वेर इन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ टू एंड फ्रो विद द ई कॉमर्स पोर्टल्स, उनके लॉजिस्टिक टीम, मार्केटिंग टीम, पता नहीं कितने तरीके की टीम. हाउ डज दिस हैम्पर योर वर्क, और हाउ मच डज इट pushes you to keep improving every day? So I think the best format, finally, if anybody is wanting to get into this business, is to sell through your own website and have maximum control over your services, over your customer, over your deliveries, and over your commitments. If I am selling through a third party, now third party here is, let's say, a Myntra, Amazon, a Flipkart, a Nykaa, a Jio, Tata Click, who also have third party associations in terms of deliveries with DHL, with the Blue Dart, with delivery, all these logistic partners. जितने वेरिएबल्स आएंगे वहाँ अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है. सो यहाँ अगर मैं डिलीवर कर रही हूँ, मेरे वेयर हाउस से डिलीवर हो रहा है विद इन माई सुपरवाइज्ड कैमरा, CCTV monitored
dispatch room, I have greater control of what is getting dispatched. QC यहाँ हो रहा है, वापस आ रहा है तो unpack video monitored हो रहा है. But when I'm sending, let's say through an Amazon, it is directly going to the consumer. बीच में there is a delivery partner who might just change the product in between, even in the return. So there have been instances where we've sent a dress, it's not got delivered to the consumer, and we've received the फटा हुआ pant in return. अलग product ही कुछ और अलग आ गया. So अब obviously a company like a Blue Dart or a delivery, the owners and the management will not do that, but maybe a delivery boy will do it. Sure, we got a claim for the same, but the variables are very high. There have been instances where we've sent a product, let's say I'm wearing this pink dress, I have got another pink dress with a different fabric, different sizing, different styling, a very shoddy copy of what I'm wearing right now, but with my own label. I have not been able to explain that to myself. How does that happen? Is somebody copying it? Sure. कितने की ड्रेस है? 3,000 रुपए की, 3,500. इतना एफर्ट मार रहे हैं कि वो उसको कॉपी करके वापस भी कर रहे हैं. गायब भी कर लो. तो काफी चीजों का तो जवाब हमारे पास ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है. Also you have to understand that a lot of these marketplaces, they are funded by bigger investors who have their own data to sort of they have to keep their investors happy. So they have to show the movement, they have to show the traction of the consumers. A lot of fake orders are booked to the brands and we have to service it because more often than not हमें नहीं पता end consumer कौन है. So हमें अगर आज कोई Amazon बोलता है या Myntra बोलता है that this is your order, या Tata Click बोलता है या Nykaa बोलता है, especially Nykaa, हमें नहीं पता कि who is the end consumer. If the order is booked, we have to dispatch the order. Whether it's a genuine order or a fake order, we do not know. So they are probably showing कि हमने इतनी सेल करी या हमारी इतनी टर्नओवर है या इतना ट्रैक्शन है with our consumer. Lot of these reports are fudged to keep the investors happy and your listing in the stock market happy. In reality, maybe they are just fake orders. They are not real orders. So here the brands suffer because the logistics cost of to and fro, which is the return if it's a fake order, is borne by the brand itself. Which is you. Which is us. So the only thing that a brand can survive in the e-commerce space, sooner or later, get the consumer on your own platform where you have greater control of the authenticity of what you're selling and what you're delivering to the consumer. And how high is this percentage of things getting returned? So on an average, I think apparel business, 25, 30, 35% is a lot. Yes. So you have to inbuilt that in the cost. Sometimes it goes up to 50% also, unexplainably. But cut to our own platform, we have returns less than 7%. Which is acceptable. Less than 7% तो आप किसी दुकान में भी जाके खरीदते हैं, आपको फिटिंग नहीं आती या आप खुद भी रिटर्न करते हैं कि हमने घर जाके ट्राई करा, it didn't fit me well, so I'm going to, I bought it as a gift, somebody wants to return it. So on your platform, अगर किसी को return करना है, so do they get the money refunded or they get the money refunded? They get the money refunded. They get the money refunded. Okay. Or they can also get a credit note, whichever way. Whatever they prefer. If they want to exchange, there are no debits. So let's say if you've bought a small and you want to exchange it to a medium. So that means you're a genuine e-com customer. Genuine fitting है, we stand by you. आपने 4 बार भी अगर उसको exchange करना है, we will do that in the TAT. जो हमारा टैट है 1 week 10 days का, अगर आपने रिक्वेस्ट डाली है कि मेरे को एक्सचेंज करना है, मेरे को ये गारमेंट सूट ही नहीं करा, आई वांट टू बाय अ डिफरेंट, वी विल डू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, टू एंड फ्रो एवरीथिंग. बट इफ यू से वी वांट टू रिटर्न इट, देन देयर इज अ प्रोसेसिंग चार्ज. If you want money against that, then there's a small processing charge because there are a lot of these fake orders also. A lot of these influencers, they buy the outfits, they wear it, create the content, then they send it back. But if they say that I'll take a credit note कि ये 4,000 का गारमेंट हमने खरीदा आपसे,
मुझे नहीं सूट कर रहा एंड आई एम नॉट लाइकिंग एनीथिंग इन योर कलेक्शन, वी विल गिव यू 1 year credit note for that same 4,000 rupees. No money is deducted. You can probably use that in the next collection in your next buy. Okay. मैं एक चीज़ से डिसएग्री करता हूँ यहाँ पे, जो आपने बोला ना कि कंटेंट क्रिएटर्स 6,000 रुपये में 200 की टी शर्ट खरीद लेते हैं, नया जनरेशन। हम लोगों ने ही सिखाया उनको। आस्क मी हाउ। हमारे बचपन में एक पेन आया करता था जिसका नाम था लिको फेको। I don't know if you have used it. It still exists. I don't know if it exists or not. पहले use and throw. Use and throw. आप उसको बेसिकली वो रिफिल नहीं होता था, आप उसको यूज करते थे, फेंक देते थे। उसके बाद अलग अलग कलर के खरीदते रहो, कभी ग्रीन कभी ऑरेंज। उस समय ट्रांसलूसेंट कलर्स काफ़ी आए थे, तो लोगों को उससे भी लिखने, हम जैसे लोगों को उससे लिखने का शौक था। मैंने लव लेटर्स लिखे हुए हैं वैसे कलर से, जिसको पढ़ने के लिए आपको लेमन लगाना पड़ता था। बट जोक्स अपार्ट, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली अबाउट द e-commerce portals and the investors and the big brands and how they work. Big banners versus MSME, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। क्योंकि मेक इन इंडिया सब कुछ ठीक है, भारत बदलेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 10 तरीके की चीज़ें हैं। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ई-कॉमर्स, आई वांट टू अंडरस्टैंड योर टेक इन टर्म्स ऑफ MSME अभी कहाँ है, क्योंकि काफ़ी थ्योरीज हैं मार्केट के अंदर। बट सिंस यू आर अ बिजनेस वूमन हु हैज़ done that, been there, doing that, what is the current state of MSME and what do you see the future of MSME, if at all there is a future? I think currently the future is very bright because a lot of brands, this whole concept of brands has come out, the visibility. Who knew the brands before Instagram came in? Who knew the brands before e-com came in? You know, it's just in 6, 7, 8 years you have gone beyond your standard mom and pop stores. You know, अच्छा ये भी ब्रांड है, you know, कपड़ों के इतने ब्रांड्स हैं या ज्वेलरी के इतने ब्रांड्स हैं। नहीं तो पहले आप एक ज्वेलर के पास जाते थे जिसको आप ट्रस्ट करते थे। टुडे इवन 50,000, 60,000 फैशन कॉस्ट्यूम ज्वेलरी इज सेलिंग ऑफ द ऑनलाइन वेरी इजी because of the sheer convenience and the product is nice, so the markets have really opened up. So for now I think it is a brilliant space to have your own brand and create a visibility, but in the long run, you know, because markets utni hi hai, in the long run my personal observation is that we are moving towards what US is, you know, which is the big brands will eat the smaller brands, the smaller good brands, which has started happening. Now if you see what Reliance is doing or what Aditya Birla is doing, they are tying up, or what Arvind is doing, they are acquiring the smaller good brands so that they be, or even the fashion brand, even the beauty products, you know, what Nykaa is doing. So the smaller brands they are acquiring and they are making a bigger brand under the same umbrella. It becomes easier for everybody. So any standalone small brand will become very difficult to exist or coexist with these bigger conglomerates, because the economies of scale that they will have, you will never be able to match up. क्योंकि वो उनके अंडर 200 ब्रांड्स हैं और वो जो 200 या 2000 ब्रांड्स हैं उनकी बाइंग इकट्ठे होएगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठे होएगा, उनके अकाउंटिंग या लॉजिस्टिक्स या फाइनेंसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगा एंड पर पीस कॉस्ट इज गोइंग टू बी लेस. Whereas if I am going to have 10 garments being stitched, which will be 10,000, those 10 garments, same product is going to be very expensive in retail. So the smaller brands either will shut down or will get killed, or they should come up to a level, or MSMEs have to be okay and come to a level that the big brands should be happy to acquire them. तो आप में एक कुछ USP होनी चाहिए कि आप उनको उनके किटी में आप ऐड करने लायक भी तो होने चाहिए, नहीं तो यू विल डाई योर ओन स्वीट डेथ. मेरा नॉलेज थोड़ा कम है तो मैं सिर्फ नायका का नाम लेके फॉर द एग्जांपल्स सेट फॉर जस्ट फॉर गिविंग एग्जांपल यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं. लेट्स से नायका गोज टू 3 डिफरेंट ब्यूटी ब्रांड्स और वो कहते तो व्हेन यू से कि जब वो उनको टेक ओवर करता है तो टेक ओवर करके डू दोस 3 ब्रांड्स बिकम नायका, या उनका नाम वही रहता है पर ओनरशिप चेंज हो जाती है
and whatever employee-employer relationship has to exist, that exist. How does it work? सब ब्रांड्स हो जाते हैं आपके, सब ब्रांड्स जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव जैसे तस्वा, Tarun Telani and Aditya Birla Group, they've launched another brand, but there is a parental Tarun Telani brand. So depending on कि आपकी synergies कहाँ match करती हैं, okay. maybe at some point they will just change that whole name. Maybe at some point they will have a sub brand within the same kitty. जैसे Tata Group है. So Tata Group had a Tata Indica, they also had Starbucks, they also had Range Rover, but they didn't change the name of Starbucks because Starbucks की अपनी एक बहुत strong identity है. So depending on how strong that smaller brand differentiation is, I think, and also what is the level of stakeholding of the bigger company. अब उनकी अगर स्टेक होल्डिंग ही 20% है तो यू नो दे कैन डिक्टेट टर्म्स, बट इफ द स्टेक होल्डिंग इज 90% or 95%, then they so then they take the shots. तो अगर आप ई-कॉमर्स में जाने का सोच रहे हो, ध्यान से सोचना. No, there is no running away from e-commerce. I mean, that is the future. Technology is what it is now. If you have to grow beyond your colony and your friends and family, you have no choice but to go e-com. तो बेसिकली अगर आपको गांव के चौपाल से गॉसिप छोड़ के अगर लंबे स्टेज पे गॉसिप करनी है तो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, विच इज़ व्हाट वी सी. वी विल टॉक अबाउट सोशल मीडिया थोड़ा आगे जाके एंड हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय टुडेज जनरेशन सिंस वी हैव ग्रे हेयर ऑन आवर हेड. इनके तो नहीं है, मेरे तो बहुत हो गए हैं. बट आई वांट टू गो बैक टू कोविड अगेन. मैं उस समय एक कॉन्वर्सेशन जो ऑफलाइन में हम बात कर रहे थे, कोविड के इम्पैक्ट्स काफ़ी रहे हमारी लाइफ पे. कई लोगों के बिजनेस शुरू हुए, कई कंटेंट क्रिएटर बने. हम जैसे भी कोविड के टाइम पे मैंने भी शुरू किया था बिकॉज वी वर वर्किंग फ्रॉम होम. हम जैसे लोगों को लेजी भी बनाया है कोविड ने. मुझे तो बनाया, आई नो, ठीक है, आई हैव स्टार्टेड यूट्यूब एंड थिंग्स लाइक दैट. हालांकि आई एम नॉट अ वेरी बिजनेस माइंडेड गाय. दैट इज द रीजन व्हाई वी स्ट्रगल द वे वी स्ट्रगल इवन व्हाइल मेकिंग वीडियोज. बट मेंटली हैव वी गॉट इनटू दैट हैबिट ऑफ, जैसे मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं करता कि मैं 9 to 5 बैठूँ. हालांकि आई एम डूइंग अ जॉब, बट every day it's a mental challenge for me. सुबह उठो, इतनी दूर ड्राइव करके जाओ, वापस आओ, and things like that. In a nutshell, has COVID made us lazy as a population, wherein we have started to just leave things at times as they are, and has it also made us realize the value of life? कि यार जैसे कहते हैं ना, you only live once, YOLO. Yeah. तो ज़्यादा क्या है, लेजी बनाया है या लाइफ की वैल्यू ज़्यादा सिखाई है? I think I'd like to rephrase that. COVID definitely has helped us prioritize. Okay. और सबकी priorities अलग होती हैं. Some people like to party. That's their priority. आपका था PhD छोड़ के पैसा कमाना है. Some people no. So you know what the beauty? Why I dropped that idea? Because the kind of learning I was getting here, I don't think the PhD would have given me. Because I was starting afresh, you know, dealing with technology, dealing with e-com, dealing with a situation, a market, a consumer which I had not seen 15 years में. So वो अपने आप में एक PhD थी that I thought by 40 I have been there, done that, learned, I'm done with it. So that I think COVID did break that arrogance and did bring me to the ground that no, you have so much more to learn. And for me and I think for everybody else, the priorities in life and the priorities किसी के लिए काम हो सकता है, किसी के लिए learning हो सकती है, किसी के लिए खुद अपना सेल्फ वर्थ ढूंढना हो सकता है, अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लोर करना हो सकता है, ट्रैवल करना. पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग, दे थिंक दैट देयर इज वन लाइफ, वर्क इज नॉट एवरीथिंग. फॉर सम पीपल हु नेवर थॉट दे विल वर्क, you know, I've seen lot of startups happening in their 40s and their 50s, you know, they've left their well-paying corporate jobs and decided to start their business at the age of 40 or 45 with their earnings. So वो priorities लोगों की बहुत crystal clear हो गई हैं that what I want to do, I bloody well do now. I don't know whether I'll live tomorrow because there's no guarantee that I'll die at the age of 80 or 90. So I think that is what COVID has done. And is that the reason why startups ज़्यादा दिख रहे हैं अब? कि लोगों के पास जो भी पैसा वैसा कमाया, यार हो गया, दूसरों से काम कराएंगे, धंधा शुरू कर दो, एक दुकान खोल दो.
I think partially yes, because people also, I think I'll give a lot of credit to the Modi government and Startup India, wherein the wave of और that inhibition कि मैं अपना business नहीं शुरू कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास experience नहीं है, वो जो vision और वो जो dreams with the Startup India campaign, which is very strong, I think that inhibition is broken. पैसे नहीं है तो there are people to lend you, there are agencies to lend you, there are banks to lend you or support you, and Shark Tank, there are mentors who are happy to guide you. पर वो जिद और वो passion आप अपने अंदर लेकर आइए, get that fire inside you, and the support system, incubation centers इतने खुल गए हैं to guide you and get the right mentors to help you start your startups. I think that has facilitated so many startups to come in India. But as good as it sounds कि make in India, and it's a good thing, and पर मैं devil's advocate play कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कुछ loopholes भी तो होंगे make in India में, या कुछ shortcomings भी तो होंगे which are not practical. And I think we should admit that in lot many senses there is so much that we have to achieve in terms of getting it right or getting it perfect. There are still a lot of imports, and not saying that those imports are wrong. We talk about China and we pull down the country and we say boycott China products. Is that for even real? I mean, even in textiles, the import duty got increased, and of course the government discourages import of textiles from China. But आपके जो machines हैं इंडिया में, maximum 99% machines आ तो चाइना से ही रही हैं जो यहाँ textiles बना रही हैं. इंडिया चीनी भाई भाई. So let's admit who is good. I mean, you can't play वो कहते हैं ना शुतुरमुर्ग जो अपनी गर्दन, हाँ, so the reality is the reality. So to say कि हम boycott कर लेंगे और हम ये नहीं करेंगे, furniture, I mean the best of the furniture is getting imported. China is making for the world market. इटली का furniture है, आपका जर्मनी का furniture है, वो चाइना में बन रहा है. तो वो जर्मनी, वो चाइना से इटली जाता है, फिर इटली से इंडिया आता है और फिर बोलते हैं कि इटालियन फर्नीचर है. So the kind of polishes, the kind of paints, the kind of even the fox leather, जिसको हम leatherite बोलते हैं या PU leather बोलते हैं, the kind of PU, you cannot make out the difference, but whether it is real leather or whether it is PU leather is getting made in China. So we cannot say that their product, sure that certain see they are making for the world. So a lot of people say Chinese product है खराब है. So वहाँ पे बेकार क्वालिटी भी मिलती है और अच्छी क्वालिटी भी मिलती है. लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएट करना नहीं आता, if you're not an expert, you will fall flat on your face and ये से Chinese product है और हर मार्केट में होता है, quality differs. आप within India you have so many markets. So guarantee you have to be clever enough to pick up the right product. So within China, even चाहे furniture है, चाहे textiles है, चाहे toys हैं, बहुत toys import होते हैं China से, games import होते हैं, firecrackers import होते हैं, but you need to have that eye or you need to have that expertise to choose between a good quality and a bad quality. तो ये जो superiority है, if I'm using the right word यहाँ पे, is it because of the skill set or because of the resources कि उनके पास ऐसा कुछ है जो हमारे पास नहीं है, या उनके पास काम करने का डेडिकेशन अलग लेवल का है जो हमारे पास नहीं है? अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि कोविड तो एक बीच में एक आ गया फेज, बट इन जनरल आर वी इंडियंस लेथार्जिक, लेजी, सब कुछ बचपन से जैसे माँ बाप ने ग्लास भी नहीं उठाने दिया, हमारे लिए हेल्पर्स होते हैं जो कि फॉरेन कल्चर नहीं है कि घर में कोई हेल्पर आ गया, बर्तन भी मांज दिए, कपड़े भी साफ कर दिए जो पहले हुआ करता था. आर वी tuned in that fashion which results in activities like this? I think little bit of both. China is definitely much ahead in terms of the usage of technology. जैसे UPI payments तो अभी शुरू हुए यहाँ पे, वहाँ पे WeChat has been there for like forever. I mean, I saw it for the first time मेरे ख्याल में
12, 13, something like that. Even earlier, where उसके पहले भी everything is होगा, linked. 12-13 में तो मैंने Why they were able to curtail COVID was also because of WeChat, because they could track the locations of people, and it was much easier for them. So India में now everything is getting integrated, your Aadhaar card, and you have one identification which is linked to your phone also, and then to track you down it's much easier now. But so China is ahead 15-20 years ahead of India in terms of technology. So technology definitely, and then the mindset also of people. I think India, I shouldn't say this, but people love to be just served in the platter and not work hard for it. And when I'm saying that, why suddenly there's so much an upsurge of everybody investing in startups? पहले नहीं थे क्या स्टार्टअप्स? पहले बिजनेसेस नहीं थे क्या? उनको फंडिंग्स नहीं चाहिए थी? अभी सब स्टार्टअप्स में सब एंजल इन्वेस्टर्स, सब इन्वेस्टर्स इतने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको खुद नहीं काम करना. So they have rental income, they have invested income. They do. So very few people want to work. They want to get dirty. They want to deal, deal with labor, get into manufacturing, burn the midnight oil. But they still want to be called themselves as working. So I think that is another difference where I feel the Chinese community is very hardworking. I mean, they start their mornings at 8 o'clock in the morning, and they are there till about 6 o'clock, and very very disciplined. यहाँ पे आप फैशन इंडस्ट्री में किसी को 12 बजे से पहले फ़ोन कर लो तो फ़ोन ही नहीं उठता. So and आधा टाइम तो फैक्ट्री में नहीं मिलते लोग. आप Delhi, you can't fix up a meeting before 12 o'clock with anyone in Delhi because no, they just don't step out because the bosses only arrive at 11 or 12 o'clock. So it's very different culture altogether. दिल्ली जैसी जगहों का तो एक और प्रॉब्लम है बिकॉज मेरे ख्याल में हाफ ऑफ दिल्ली इज सर्वाइविंग ऑन रेंट्स. माँ बाप ने घर बना के दिया है, पहले 2 फ्लोर किराए पे चढ़ा दिए, नीचे आराम से हम रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है. ये तो हो गई लोगों की बात है. अब एक बार ऑफिस स्पेस की तरफ दोबारा जाते हैं बिकॉज मेरे लिए थोड़ा आई फाइंड प्रॉब्लम्स. मुझे हर जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही होती है कि यहाँ ये गलत क्यों है, यहाँ ये गलत क्यों है. मेरे दोस्त मुझे कहते हुए गया, तो हर समय नेगेटिविटी क्यों ढूंढ रहा होता है. बट ऑफिस में आई हैव ऑब्जर्व दिस, एंड द रीजन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट अगेन इज बिकॉज आई वांट टू कम बैक टू योर ऑफिस ब्रांड एंड ऑफिस वेयर थिंग्स. एक लड़का जब ऑफिस में पहुंचता है, एक एक्सपेक्टेशन जो अगेन इट्स जस्ट द क्लीशेड वर्जन कॉन्वर्सेशन दैट आई एम हैविंग यहाँ पे, कि पैंट पहनेगा, जूते साफ ढंग से बाल करके, प्रिम एंड प्रॉपर होना चाहिए, शर्ट अंदर टक इन होनी चाहिए, बेल्ट होना चाहिए, दैट फॉर्मल लुक जो एक एक्सपेक्टेड होता है. इफ़ यू डोंट वेयर इट, इफ़ यू गो इन अ जीन्स एंड अ ढीला ढाला सा टी शर्ट, आपके टैटू वैटू जैसे मेरे हैं, हम जैसे लोगों को सीरियस नहीं लिया जाता है. विच आई हैव ऑब्जर्व्ड कि टैटू वैटू देख के अरे इतने टैटूज हैं, ये हैं वो हैं. मुझे तो एक्चुअली एक रिश्ते के लिए लड़की ने रिजेक्ट किया है टैटूज देख के कि मॉडर्न लड़का दिख रहा है बहुत ज़्यादा, इतना मॉडर्न नहीं चाहिए. मैंने कहा आज के ज़माने में कोई कह रहा है इतना मॉडर्न नहीं चाहिए. मैंने कहा मैं तो धार्मिक इंसान हूँ. बट एनीवेज, नाउ देन यू कम टू गर्ल्स इन द ऑफिस, डिफरेंट क्लोथिंग ऑल टुगेदर एट टाइम्स, forgive me for using the word, but at times provocative also in terms of how it fits and whatever is visible. How do you cater to these needs, and how do you think एक change लाने की ज़रूरत है in making, जैसे आपने बोला कि हर occasion का एक और हर situation का, हर location का एक dressing style होता है. Do you think we need that change in our offices, and do you think at times guys get dealt with a very strict card कि उनको ऐसा ही रहना पड़ेगा, और लड़की अगर थोड़ी कैजुअल है तो बोलते हैं यार you carry it very well. बहुत ही debatable issue है, and I don't want to be trolled on your channel for this, but I am little old school thought where I feel that what you wear really affects your psychology. If you start your day, I don't say I follow it 100%, but maybe as a child I've learned, or maybe it's imbibed by my mother more, because she was perfect to the T at 9 a.m. in the morning every day of her life.
तैयार वैयार होके एकदम। एंड आप सोचोगे कि वो घर के ना बाहर जा रही हैं, पर वो शायद पूरा दिन वो घर पे ही रहते थे। एंड यू नो हर स्लीपर्स और सैंडल्स शी विल वेयर perfect to the T and always ready to go out but not going out literally. Her hair were done nicely, her kajal was in place, the jewelry was in place. It wasn't that she was stepping out. And I've realized that that does a lot to your own psychology, that you're prepared, you feel groomed, and you feel good about self. So that is the starting point, which I think a lot of people miss. And then, you know, there's a separate argument that comes कि नहीं कैजुअल क्लोथिंग होना चाहिए, जीन्स अलाउड होना चाहिए, और टी शर्ट में शॉर्ट्स भी अलाउड होना चाहिए ऑफिस में, और डंगरीज भी अलाउड होना चाहिए, सब कुछ अलाउड होना चाहिए. Dungarees, like those, how do I explain? The dungarees, like jumpsuit, but you just, it's a pant and then, yeah. Okay, समझ गया. So yeah, even schools में अगर आप देखें, I've been to a convent school, so you know we used to get marks on well pleated skirts कि वो pleats crush ना हो, and you know your socks are at a certain level, and it was a white pristine uniform, कोई दाग नहीं होना चाहिए, पीली नहीं होनी चाहिए uniform. So I have been born and brought up in that culture, but now my children, they are going जहाँ track pants और t-shirts होती हैं schools में. मुझे नहीं आता समझ में, you know, I don't understand, because they sleep in a track pant and a t-shirt, and they wake up and they wear a different track pant and a t-shirt and they go to school. So where is that time in their life where they feel that they're ready, prepared to conquer? Because but again, I'm saying I'll be trolled because different people have different thought processes. I feel that clothing really does a lot to your own psychology. Forget about what the world says. Of course, your first impression, not every time you have the opportunity to talk and explain that how much depth you have as a character or as a human being कि मेरे कपड़ों पे मत जाओ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो काम कर रहा हूँ, you know, gauge that and don't gauge my clothes. But how many times you have that opportunity? आप किसी social gathering में जा रहे हैं, आप एक बड़े office environment में जा रहे हैं, पहले दिन आप जा रहे हैं, हर जना के आपसे आके 3-3 घंटा बात करेगा और आपको समझेगा? Not really. They've already made their perception about you. Sure, there is an attitude which says, too sad if they've made their perception. How do I care? So this generation is, I don't care. If you don't care, then don't care. और आजकल नया हो गया, it's her choice. हाँ, but what I'm trying to say is that you are living in a society. There is a, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि आप एक मंदिर में बिकिनी पहन के नहीं जाते और आप एक स्विमिंग पूल में आप एक साड़ी पहन के नहीं जाते. क्यों? लॉजिक, रीजनिंग, सोसाइटी, कल्चर. बिकिनी पहन के जा सकते हैं ना, it's her choice. वही मैं कह रही हूँ, that choice तो फिर then you're not part of the society ना. So आपका खुद का यूनिवर्स चल रहा है. But then you're in your different zone. Fair enough. Then it should be respected. So nobody is saying that nobody is going to respect that. Sure, but then if somebody else is behaving in a different way, that should also be accepted. Now, since we are talking about this, और थोड़ा सा heated conversation होता है आजकल ये. मुझे भी recently मेरे ही कुछ लोगों ने ट्रोल कर दिया था. मैंने एक वीडियो डाल दिया था, एक लड़की स्कूटी लेके जा रही थी, उसके पीछे 2 लड़कियां और बैठी थी, ऑल विदाउट हेलमेट्स, और ऐसे ही चल रहे थे. मैंने वीडियो डाल दिया, मैंने कहा देखो पापा की परियां जा रही हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी को ठोक वोक देंगे, खुद का एक्सीडेंट हो जाएगा. तो मुझे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि आप लड़कों का वीडियो तो नहीं डालते. मैं कहा भाई लड़का देखेगा उसका भी डाल दूंगा. मैंने तो पुलिस वालों का डाला हुआ है पहले. पर और जो कमेंट करते हैं वो बेसिकली लड़कियां होती हैं जो डिफेंड कर रही होती हैं, क्योंकि लड़कों के लड़के ही होते हैं जो इनको स्टॉक कर रहे होते हैं. मैं कहा भाई कोई स्टॉक करता हो दिखेगा तो पहचानूंगा तो डाल देंगे. The question that I'm trying to ask यहाँ पे, do you think हमारी सोसाइटी में women have always had a very tricky position in India? Tricky नहीं, confused या tricky मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नवरात्रों के टाइम पे हम जाके देवी माँ के दर्शन करके चरण स्पर्श करेंगे, बाकी साल भर लड़की की कोई सेफ्टी कहाँ पे क्या है कुछ नहीं पता है हमें, which is the fact of our society and the whole world across. But since we always have talked for the last 10-15 जब से ये वेस्टर्न कल्चर ऑफ फेमिनिज्म आ गया है कि
हमें दबाया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है, पहले हमारे साथ ऐसा होता था. Where do you think that conversation is heading to right now? Because men today say कि हम तो चाहते हैं कि हमारी बीवियाँ गर्लफ्रेंड्स काम करें, घर पे नहीं बैठे या फिर you know ऐसे idle होके ना रहे. Then we see a lot of different versions of how girls want to have their life, शादी के बाद या शादी के पहले या you know being engaged and things like that. This gender equality, is there a thing called equality, or is it just a perception created by feminism and male superiority, या जैसे कहते हैं कि male chauvinism or male chauvinistic pigs as they say? Do we have that clear version of where everyone can be just respected as human beings and according to the talent, skill set and whatever they deserve? So sure, I think gender equality is a very important topic, and it is important. When I'm saying equality, it doesn't mean exactly what I am doing I expect the guy to do. I think gender equality in terms of respect, I should be allowed, not by the man, by the society, and it is my birthright to do what I want to do. It should be a natural process. And I should be able to decide rather than my father, my brother Correct. or my husband deciding, or let's say elders of the family deciding कि इस लड़की को ये करना चाहिए. I think वो choice अगर मिल जाए ना, that is gender equality for everybody. I agree with you. Right? What I should wear has to be my choice, because the guy also gets that choice. But by saying that, I'm not saying I'm going to wear manly clothes to feel equal. What I'm saying is I should be allowed to make my own choices. I to go to the next level also. I say that I should be allowed to eat. So vegetarian, non-vegetarian aa jata hai. It's a very personal choice. Like the other day, my daughter asked me, Mama, what's my religion? So I said, whatever that you decide. So she said, no, shouldn't it be the same as yours? I said, your connection with your God is your personal connection. Mama does not come in between. तो ये एक अलग डिबेट हो सकती है where our religion is decided by our birth. But मेरे भगवान के साथ तो मेरा अपना पर्सनल कनेक्शन है, उसके बीच में मेरे मम्मी पापा नहीं आ सकते. That's my thought process and that's how I think. इस पे ट्रोल हो सकते हैं. बिल्कुल हो सकते हैं. So because क्योंकि मैं अकेली इस जिंदगी में आई हूँ और अकेली ही जाऊंगी. करेक्ट. और मेरी जवाबदारी मेरे भगवान को माइनस मेरे मम्मी पापा है. बिल्कुल. So that is my thought process. So what I wear, what I eat and what God I believe in is my personal thought process, and nobody should be allowed to intervene in that. But in that equality या फिर opportunity या फिर a natural process of however one wants to lead their life, live their life, are we also becoming a little vulgar? Because I think every time I go on Instagram, अब कोई बोलेगा तू लाइक ही वैसे वीडियो करता होगा इसलिए दिखता है. ऐसा नहीं है भाई, मैं रिपोर्ट नहीं करता पर मैं ऐसे वीडियो को लाइक भी नहीं करता हूँ. वी सी इट्स हर चॉइस एंड इक्वालिटी या फिर gender superiority, whatever we want to call it as. We see a lot of different actions. But one should be okay with the consequences, and one should also be okay with the other person also believing. Then you should not dictate terms to the other person. तो आप जो कर रहे हैं, कुछ known लोग हैं, which is your parents, your family, or friends. One is that circle, the other is unknown people. You should be okay with the consequences of your choices also. So वो किस लेवल तक और किस हद तक उसको लेके जाना है, ये आपकी सेंस ऑफ मेच्योरिटी होनी चाहिए, rather than you're dealing with all kind of people today. It is very difficult to dictate them their choices. So I will, while I might claim and I might say that I should be allowed to wear anything, I should also be sensible enough to decide what to wear where. क्योंकि जिस तरीके से किसी का पहनने का फ्रीडम है, जो देखने वालों को देख रहा है वो भी कह सकता है कि आप किसी के माइंड को आप नहीं बदल सकते. How much ever I would want to on this platform, I would say कि मैं हर आदमी का देखने का नजरिया कंट्रोल करना चाहूंगी. श्योर मैं बोलना चाहूंगी कि बचपन से उसको सिखाया जाए, स्कूल में सिखाया जाए सब, बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं ना. लेट्स टॉक प्रैक्टिकल.
सो फिर आप कहाँ पे क्या पहन रहे हैं, ये आपकी सेंस ऑफ मेच्योरिटी होनी चाहिए. You should definitely decide that, okay, is this a conducive environment where I can wear, is this a safe environment where I can wear whatever that I want to wear. So a trick question यहाँ पे, a girl says one day बाहर जाते हुए, पार्टी पे जाते हुए कि बेबी आज तो मैं LBD पहनूंगी. पार्टी नहीं, मतलब लेट्स सपोज एनीवेयर कि दे आर गोइंग आउट समवेयर कि बाबा टुडे आई एम वेयरिंग एलबीडी एंड द गाय सेज कि नो यू कैन नॉट वेयर, यू शुड नॉट वेयर इट टुडे और यू कांट वेयर इट, और व्हाटएवर वे दैट ही पुट्स फॉरवर्ड हिज पॉइंट ऑफ व्यू. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इज ही राइट और रॉन्ग? He can give an opinion but he can't dictate. But what if, since क्योंकि लोगों का ये कहना है कि लड़के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, especially Indian men who have been tuned to keep their emotions inside, not be very expressive, not be very chatty about how they feel and सही तरीके से नहीं बता पाते हैं. The emotion could just well be the safety of the girl at a particular location. But that the girl has to decide first. So here is my disconnect. That why do you think that the girl, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी mature enough है to understand, but girl वो ही inequality आ गई. Okay. So the girl has to be mature enough, and if not, then she has to be okay to deal with the consequences. Then वही मैं बोल रही हूँ कि लड़कियाँ भी और लड़के भी ना confused हैं. फिर वो क्या होता है कि अगर उसका consequence कुछ negative होता है तो हम वो आदमी पे डाल देते हैं, that you protect me. No, if you've taken that decision, you should be capable enough to deal with the consequences and situation yourself. Okay. If you are saying that the guy should protect me, then the guy should be able to decide कि आप क्या पहने, because onus तो उस पे आएगा. So when we are saying equality, then the equality has to be of decision, consequences, all actions and reciprocations accordingly. यहाँ पे आपको बहुत तालियां मिलने वाली हैं. ताली नहीं, मेरे को लग रहा है मैं ट्रोल होंगी. नहीं, इस वाले पे नहीं होगे for sure. Okay, one more tricky question यहाँ पे. A guy says, उसकी शादी की बात चल रही है, and a guy says कि मुझे ये लड़की थोड़ी सांवली ज़्यादा लग रही है, ठीक है, she is 5'3", 5'4", पर मेरे को तो 5'7" चाहिए, मेरे को तो ऐसा फिगर चाहिए, ऐसे बाल चाहिए, इतना पढ़ी लिखी होनी चाहिए, और बेसिकली फुल फिजिकल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे. Fair enough. Is the guy right or wrong? There's nothing right and wrong in that. Who am I to decide? It's his maturity, it's his journey, it's his priorities. और अगर उसको लगता है उसको उसी चीज़ से ही खुशी मिलेगी, तो मैं उसको कैसे बोल सकती हूँ कि नहीं तो इससे मत खुश हो, तो इससे खुश हो. नहीं, क्योंकि जनरली जब ऐसे कोई डिमांड रखी जाती है, जैसे कई बार मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि एड्स होते हैं कि इस तरीके की लड़की चाहिए. If you will have a miserable married life and you have a tall, fair, good-looking woman and that's what you want, who is a Varaja to decide and say कि no, dude, you're going to have a miserable life. If he wants a miserable life, go ahead. So he has to prioritize that what is more important. Who am I to decide? It is his maturity level. ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था मैंने, जहाँ पे किसी ने ऐसी रैंडमली सम सोशल कॉन्वर्सेशन समवन डूइंग ऑन द रोड कि दहेज की शुरुआत किसने करी थी. तो नॉर्मल एक्सपेक्टेड आंसर ये है कि लड़का ही दहेज मांगता है, उसके माँ बाप मांगते हैं कि भाई हमको पुराने ज़माने में स्पेसिफिकली 5 किलो सोना चाहिए, इतने जेवरात चाहिए, स्कूटर आने लगे, फिर बाइक आने लगी. पर एक लड़की ने बड़े इंटरेस्टिंगली जवाब दिया कि सबसे पहले दहेज लड़की ने मांगना शुरू किया था. कि आपका खुद का घर है कि नहीं, आपके पास गाड़ी है कि नहीं, माँ बाप से अलग रहोगे कि नहीं, मुझे काम करने दोगे कि नहीं. तो उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी नीड्स पहले थी, एंड दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ गिव एंड टेक स्टार्टेड, व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग. बट देन अगेन सोसाइटी है, कुछ भी हो सकता है. मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है. एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, विच इज़ अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स. देयर इज समथिंग, आई डोंट नो वेदर यू वांट टू टॉक अबाउट इट और नॉट. अगर आप बोलोगे तो काट के स्किप कर देंगे. बट देयर इज समथिंग न्यू यू आर कमिंग अप विद, जो दिवाली पे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, बट इट्स हैपनिंग इन द फ्यूचर. डू यू वांट टू टॉक अबाउट इट? डू यू वांट टू टेल पीपल अबाउट इट, या अभी हश हश है? In short, so couple of things. Of course, we are taking Office in Jew as a brand to Singapore. We've registered a Singapore company, so we're expanding ourselves in Southeast Asian countries. So that is one which are very actively being done.
and we are also launching a brand of fragrances, and it's still in the pipeline, and we're trying to understand, again trying not to just bring in from the West, because what works in India is very, very different. Of course, we do gift international brands to each other because that is the trend, but how different fragrances work in a different climate and different body and a body odor which is in a different climate, तो उस पे बहुत काम और रिसर्च चल रही है. So soon you will hear from us. तो basically if you ever decide to click on her name on internet, आप घर इनसे डिज़ाइन करवा सकते हो, आप घर का फुल ऑफ फर्निशिंग इनसे करवा सकते हो, आप परफ्यूम इनसे ले सकते हो, आपकी शादी है तो कपड़े भी वही होंगे, ऑफिस जाना है उसके लिए भी कपड़े मिल जाएंगे, डेली लाइफ के लिए भी कपड़े मिल जाएंगे, और पता नहीं और क्या क्या होगा मुझे फ्यूचर में पता नहीं है. बट Varija, it has been pleasure talking to you and meeting you after. Absolutely. I still remember we connected when you were only dealing in print. Yes. Yes, and I am so proud of you. मैं HT में था उस टाइम पे. Yes, and I'm so proud of you how the journey from there till where you are today. I think even after we are meeting almost after a decade, what is beautiful about Sandeep is it just comes from the heart even then, because you know we deal with media day in day out. हम press releases भेजते हैं, हम जो press release भेजते हैं मीडिया वही press release छाप देती है. But Sandeep is somebody who will never do that, who will make sure he understands and he writes his own language, his own heart, his own thought and perception about whatever that he's covering. I think there are very few journalists that I have come across जो इतना पैशन और शिद्दत से अपने काम से प्यार करते हैं और उतनी ऑनेस्टी से निभाते हैं. So I am so honored to be here today again. Thank you so much. तो इन sugar coated words के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. The idea behind this video and talking to her face to face primarily मेरा ये था कि since we have, जैसे मैंने बोला, थोड़ा रीसेट बटन मारा हमने चैनल के ऊपर, थोड़ा और एजुकेशन लेके आएंगे. यू नो, ट्राई टू टीच यू स्टफ, ट्राई टू ब्रिंग समथिंग एक्स्ट्रा इन योर लाइफ, जहाँ पे अगर आप एक ड्रीम देख रहे हो कुछ करने का, यू हैव द राइट पीपल टू लुक एट, उनसे सीख सकते हो. एंड ऑफ कोर्स पॉकेट में अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो नाम पे क्लिक करके शॉपिंग भी कर सकते हो. यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करके जाना. बट फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं. समय देने के लिए धन्यवाद. जय श्री राम. Thank you.